सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। गुड मॉर्निंग अमन, ऋषिका, गगन, जानवी, आर्डेंट, सुरभि, सोनिया, ऋषिका, सभी को गुड मॉर्निंग। आज सोचा वही लेट वेट सब हमारे हाउस का नहीं है, ठीक है। वो तो आज 5 मिनट लेट हो गया, नहीं तो हम तो एकदम टाइम पे आए थे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स या फिर पीरियोडिक टेबल, जिसको कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी से हटा मारा है। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे बिकॉज हमारे एसएससी ने भी नहीं मारा इसको भी, ठीक है। अभी ये इंक्लूडेड है। तो स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल। अब बहुत सारे एलिमेंट थे। जिस तरह आपको याद हो कि हम लोगों ने बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ा था प्लांट एंड एनिमल किंगडम, यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वहाँ पे हमने देखा था किस तरह व्हाइट टेकर जी ने काम किया था। किस ईयर में, ज़रा कमेंट में बताएंगे आप किस ईयर में उन्होंने काम किया था कि डिफरेंट जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 किंगडम्स में बांट दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। तो ये इन्होंने 5 किंगडम्स बांटे थे व्हाइट टेकर जी ने 1969 में। इसी तरह से हमारा जो बहुत सारे एलिमेंट्स थे इन दी, मतलब जो नॉन एलिमेंट्स थे, उनको अरेंज करने की एक लहर शुरू हुई, एक अटेम्प्ट शुरू हुआ। और ये अटेम्प्ट जाके एंड होता है हमारी फाइनल पीरियोडिक टेबल, जिसको हम अभी करेंटली देखते हैं। तो हम इस पीरियोडिक टेबल का एवोल्यूशन पढ़ेंगे। हमने कोई एवोल्यूशन नहीं पढ़ा था क्योंकि व्हाइट टेकर जी ने जो दे दिया था इट वॉज़ वन ऑफ दी परफेक्ट, हम बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल हमारी बनी, जो डिफरेंट नॉन एलिमेंट्स, और उसका रीज़न ये है, रीज़न उसका ये कि क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स थे जो तब नॉन नहीं थे, धीरे धीरे वो नॉन होते गए और पीरियोडिक टेबल को बिगाड़ते गए। जो पिछला वाला बना के गया वो उसको बिगाड़ दिया, ठीक है। तो इसीलिए फिर वो अटेम्प्ट्स होते रहे और फाइनली जाके जो अब अभी हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं वो कैसे इवॉल्व हुई, वो अब हम यहाँ पे पहले सीखने वाले हैं। तो अर्ली अटेम्प्ट्स सबसे पहले पढ़ते हैं। व्हाट आर वर दी अर्ली अटेम्प्ट्स टू क्लासीफाई द एलिमेंट और टू अरेंज द एलिमेंट्स इन द ऑर्डर, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। सबसे पहले हमारे आते हैं डॉबरनर। डॉबरनर ने दिया लॉ ऑफ ट्रायड। इन्होंने 1817 में 1817 में ट्रायड थ्योरी दी। ट्रायड का मतलब क्या होता है? ट्रायड का मतलब होता है 3। इन्होंने ये बोला कि अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को लगाएं, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में एलिमेंट्स को लगाएं, तो जो बीच वाला होगा वो पहले और तीसरे के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर होगा। ये बात इन्होंने बोली। जैसे कि ये लिथियम है, ये पोटेशियम है, एटॉमिक मास 7, एटॉमिक मास 39। अगर दोनों को जोड़ दें तो 46 आएगा। 46 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 23 आएगा। सिमिलर गोज़ फॉर कैल्शियम और स्ट्रोंशियम और बोरियम। जब इनको लगाया तो इन दोनों को जोड़ा, फिर इनका एवरेज इतना आया। इन दोनों को जोड़ा, फिर इसका जो एवरेज, इस तरह से हमारे डॉबरनर ने जी ने लॉ ऑफ ट्रायड दिया कि किस तरह से अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में लगाएंगे एलिमेंट्स को, तो जो बीच वाला होगा वो पहले और तीसरे के एवरेज के बराबर होगा। क्या बीच वाला? बीच वाले का एटॉमिक मास एवरेज के बराबर होगा पहले और तीसरे के एटॉमिक मास के। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अगर लगाएंगे तो मिडिल वाला जो है, मिडिल का जो एटॉमिक मास है, दैट विल बी एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। इज दैट क्लियर? बहुत आसान सा है। हमें इसमें क्या याद रखना है कि लॉ ऑफ ट्रायड किसने दिया था? ट्रायड थ्योरी किसने दिया था? डॉबरनर ने दिया था। कब दिया था? 1817 में। दिस इज इंपॉर्टेंट। और ट्रायड थ्योरी क्या होती है मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा कुछ भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर आए हमारे न्यूलैंड जी। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया, अष्टांग का सिद्धांत दिया न्यूलैंड ने। अभी ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या बोलता है? तो न्यूलैंड जी को म्यूज़िक से बहुत बड़ा प्यार था। होते हैं ना, जैसे कि कोई ना कोई, जैसे हमारे सबको किसी न किसी से प्यार होता है, तो न्यूलैंड को लॉ ऑफ ऑक्टेव से था, है ना। मतलब प्यार से मेरा था, जैसे कि अभी हमारे एक सिंगर हैं हार्डी संधू, है ना। तो हार्डी संधू मतलब पहले क्रिकेट खेलते थे। बहुत सारे जो हमारे क्रिकेटर हैं वो पहले गाना, जैसे कि ये यजुवेंद्र चहल पहले चेस प्लेयर थे। तो सबके कुछ ना कुछ, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीचिंग कर रहा हूँ तो मेरा कुछ और भी होगा, है ना। तो छुपा हुआ जो हम बोल सकते हैं कला। तो न्यूलैंड का ऐसे ये था कि इनको म्यूज़िक से बहुत बड़ा प्यार था। और म्यूज़िक में होते हैं ये 7 नोट्स, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। सबको पता होगा इसके बारे में।
सब कोई बचपन में एक वो हारमोनियम लेके आया होगा और वो टिन 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 करता होगा, सारे गामा पादा नहीं, है ना। तो फिर से ये सा से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मेरे लिए मेरे ग्रैंडफादर लेके आए थे और फिर हम उसमें दिन भर वही करते थे, सारे गामा ऐसा लगता था अब तो बस तानसेन बनने की उसमें है। तो सारे गामा पाधा नी के बाद वो फिर से सा से रिपीट हो जाता है, सा रे गामा, ऐसे आपको पता है ना, सा रे गामा पाधा नी के बाद फिर से सा आ जाता है, यानी कि फिर से फर्स्ट और एट्थ रिपीट होने लगता है, पहला और आठवां। ये क्या है और ये क्या लिखा हुआ, दो रे मी फा, ये मतलब न्यू लैंड जी के लिए था, बिकॉज वो इंडियन तो थे नहीं जो सारे गामा पाधा नी सा करेंगे, वो दो रे मीफा 16 टी इस तरह से करते थे, ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ। तो सेवन्थ के बाद फिर से ये एट्थ में वही आ रहा ना, सा ही। तो न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स स्टेट्स दैट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, अगेन नोट दी वर्ड्स एटॉमिक मास है, यहाँ पे भी मैंने एटॉमिक मास का यूज़ किया था, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपको पता चलेगा क्यों इंपॉर्टेंट है। The properties of every eighth element resemble the property of the starting element. New lands arrange the element in horizontal rows with each row having 7 element. Each row having 7 element. तो उन्होंने रो में अरेंज किया। अब डॉबर नायर जी का फेल हो गया क्योंकि ये सारे एलिमेंट के लिए लॉ ऑफ ट्रायड वैलिड नहीं था। सारे एलिमेंट्स के लिए लॉ ऑफ ट्रायड वैलिड नहीं था, कुछ ही में लग रहा था, बस उसी में लगा के खुश हो गए डॉबर नायर जी। न्यू लैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव जी की अगर बात करें तो अभी तो तब तक तो यहीं तक था, तब तक नोबल गैस डेराइव भी नहीं हुई थी, ठीक है। तो फिर इनका वहाँ पे फेल हो गया था, मतलब तब तक नोबल गैस मिली नहीं थी ना, नोबल गैस क्या होती हैं वो तो बाद में जाके मिली। तो फिर 1 2 वो जाके फिर 9th में रिपीट हो रहा था, 9th में। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव जो है अष्टांग का सिद्धांत तो फेल हो गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स आपसे पूछेगा किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया। कब दिया ये पूछेगा तो 1865 में दिया, और ये म्यूजिकल नोट्स पे बेस्ड था। तो ये म्यूजिकल नोट्स पे बेस्ड था, हाँ ये चीज़, बस इसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर से रिपीट करता हूँ क्या क्वेश्चन पूछेगा। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स किसने दिया, न्यूलैंड ने दिया। कब दिया, 1865 में दिया। किस पे बेस्ड था, म्यूजिकल नोट्स पे बेस्ड था। और इन्होंने जो एलिमेंट्स थे उनको इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज किया था। तो वहाँ पे पहले और 8वें की प्रॉपर्टी रिजेंबल कर रही थी, बट बाद में जाके फेल हो गई बिकॉज नोबल गैसेज जब हमें देखने मिली। न्यूलैंड्स पब्लिश्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द केमिकल एलिमेंट इन द ईयर 1864 पब्लिश किया था, बट एक्चुअल में 1865 में सामने आया। तो 1865 आंसर आप ऑप्शन में लगाएंगे अगर आपके एग्जाम में आएगा तो, अगर वो नहीं होगा तो देन 1864। द लॉ वाज ओनली ट्रू फॉर एलिमेंट अप टू कैल्शियम, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही ट्रू था। इट फेल्ड फॉर द फॉलोइंग रीजंस, द लॉ वाज ओनली एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम, कैल्शियम से आगे एप्लीकेबल ही नहीं था। विद द डिस्कवरी ऑफ रेयर गैसेज, जो अभी हम पढ़ेंगे इनर्ट गैसेज बोलते हैं, इट वॉज द 9th एलिमेंट एंड नॉट द 8th एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ये 9th एलिमेंट था जिस पहले और 9th की एलिमेंट सेम आने लगी, ना कि पहले और 8वें की प्रॉपर्टीज सेम आने लगी। क्लियर, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा सभी को, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, एक बार कंफर्म कर देंगे। ऐसा सच अभी मैंने कुछ बताया भी नहीं कि वहाँ पे कुछ डाउट क्रिएट हो। चलिए, तो मेंडलीव पे आते हैं। मेंडलीव फिर आए हमारे, एक रशियन थे ये, ठीक है। ही वॉज अ रशियन केमिस्ट। तो इन्होंने अब अपने हिसाब से, एंड ही वॉज वन ऑफ दी, मतलब इन्होंने मेन काम किया। अभी तो ठीक है अर्ली अटेम्प्ट से न्यूलैंड जी ने सबसे पहले डॉबर नायर जी ने लॉ ऑफ ट्रायड दिया, नॉट दैट मच इन्फ्लुएंशियल। न्यूलैंड ने जी भी थोड़ा सा और अटेम्प्ट किया, बट ये भी उतना बहुत ज़्यादा कोई आउट परफॉर्म नहीं किया। बट अब जो मेंडलीव जी ने काम किया, ये एक तरह से हम बोल सकते हैं बेस बना मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए। इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया, ठीक है। रशियन थे मेंडलीव, और आप रशियंस जो होते हैं उनके नाम में एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे, वी ज़रूर मतलब मोस्टली नाम में मिलता है, व्लादिमीर पुतिन। ऐसे ही जो यूक्रेन का है व्लादिमीर जेलेंस्की, है ना, तो वी ज़रूर नाम में देखने मिलता है। चलो, तो हाँ, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वॉज क्रिएटेड इन 1869, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा था, अगर आपको याद हो, कि इन्होंने जो हमारे वाइट टेकर थे, इन्होंने कब दिया था अपना जो क्लासिफिकेशन है 5 किंगडम्स का, 1969 में, है ना। तो ऐसे याद रखना 100 साल पहले मेंडलीव जी ने दिया था 1869 में। रशियन केमिस्ट एंड इन्वेंटर मेंडलीव अरेंज द 63 नोन एलिमेंट्स। उस समय 63 ही थे, अभी कितने, अभी 118 हैं, 118, अभी तो उस समय 63 थे। इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास। अगेन नोटिस दैट दिस वर्ड इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग रिलेटिव एटॉमिक मास, वहाँ पे भी क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यहाँ पे भी क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यहाँ पे भी था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। हम आगे अभी चल के देखेंगे, इट वॉज वन ऑफ द मेजर डिफेक्ट्स ऑफ ऑल दीज पीरियोडिक टेबल्स। ही डिवाइडेड द टेबल इंटू 8 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड, इन्होंने 8 ग्रुप, 8 समूह और 7 क्या बोलेंगे पीरियड्स को, सारणी, ठीक है, सारणी में उन्होंने विभाजित किया। द लॉ स्टेट्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर रिलेटिव एटॉमिक मासेस। इन्होंने ये बोला कि जब हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में जब हम अरेंज करेंगे तो जो सेम ग्रुप में आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होंगी विल बी अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी जिसके एटॉमिक मास सेम उसकी प्रॉपर्टी सेम। ये मेंडलीव जी ने बोला था, जो बाद में जाके गलत प्रूव हुई थी, ध्यान रखिएगा। द फुल लिस्ट ऑफ मेंडलीव प्रिडिक्शंस विद देयर संस्कृत नेम्स। अब ये क्या है, मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल में कुछ डिफेक्ट्स तो थे, ठीक है। इनकी पीरियोडिक टेबल में ये डिफेक्ट था कि ये हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पाए थे। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट इज़ नॉट मेंटेन्ड, ये मेंटेन नहीं हो रहा था। कहीं कहीं ये हो रहा था कि जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा है वो पहले आ रहा था, जिसका कम, अभी ये मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मेंडलीव जी की पीरियोडिक टेबल है। कहीं कहीं क्या हो रहा था, जिसका एटॉमिक मास ज़्यादा है वो पहले आ रहा था, जिसका कम है वो बाद में आ रहा था, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कोबाल्ट और निकल में, कोबाल्ट का ज़्यादा है और निकल का कम है। एक्चुअल में निकल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में, लेकिन ये ऐसे आया, ठीक है। तो ये एक डिफेक्ट था इनकी पीरियोडिक टेबल का। सम एलिमेंट्स इन दी सेम ग्रुप डिफर इन देयर प्रॉपर्टीज़, अपनी प्रॉपर्टी में डिफर कर रहे थे सेम ग्रुप में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लैंथेनाइट्स एंड एक्टिनाइट्स वर नॉट इंक्लूडेड इन दिस टेबल। लैंथेनाइट और एक्टिनाइट अभी क्या होते हैं हम पढ़ेंगे, तो ये इंक्लूडेड नहीं थे इनके पीरियोडिक टेबल में। तो ये कुछ डिफेक्ट है, बट हैविंग सेड दैट ये बहुत तेज भी थे। इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल में जो गैप्स थे उनको पहले से ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि आगे जो ये एलिमेंट डिस्कवर होगा ना, इसका एटॉमिक मास इतना होगा। तो ही वॉज सो ब्रिलियंट। तो इन्होंने कुछ जो इनके डिफेक्ट्स थे, जो गैप्स थे इनकी पीरियोडिक टेबल में, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये हो गया एक गैप, ठीक है, ये हो गया गैप, तो इन्होंने गैप को पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया। कैसे, इन्होंने बोला कि एल्यूमिनियम के जो अगला वाला एलिमेंट है उसका नाम इन्होंने एका एल्यूमिनियम रख दिया। एका इज़ अ संस्कृत वर्ड, एका हो गया, द्वि हो गया, त्रि हो गया, तो ये संस्कृत वर्ड है। तो इन्होंने खुद संस्कृत वर्ड का यूज़ करके एका एल्यूमिनियम नाम दिया। ऐसा नहीं कि हम बोलते हैं नहीं, उन्होंने ही नाम दिया था एका एल्यूमिनियम। ये बाद में जाके गैलियम ग्रुप में हमें मिला, और इन्होंने जो प्रोडक्शन किया था ना, एग्जैक्टली वही हमें देखने को मिला। एका एल्यूमिनियम का इन्होंने प्रोडक्शन किया था 68 होगा 68, और गैलियम का निकला 69.7। सो ही वॉज सो ब्रिलियंट, ठीक है। एका बोरॉन बाद में स्कैंडियम निकला। इसका एटॉमिक मास पूछ लेता है, याद रखिएगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि एका एल्यूमिनियम का 68 होता है और गैलियम का 69.7। गैलियम का भले ना याद रहे, बट एका एल्यूमिनियम का 68 ये रटा होना चाहिए। ऐसे ही जो हमारा एका बोरॉन होता है, एका बोरॉन का 44 होता है, एका सिलिकॉन का होता है 72। ये सब आपको याद नहीं करने हैं। एका एल्यूमिनियम, एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, बस ये 3 याद रखने हैं आपको। तो एका एल्यूमिनियम गैलियम बाद में जाके मिला, एका बोरॉन स्कैंडियम, एका सिलिकॉन जर्मेनियम। ये 3 आपको रटे होने चाहिए, और तीनों के एटॉमिक ये जो मास है वो रटे होने चाहिए कि एका एल्यूमिनियम का 68 यानी 68, एका बोरॉन का 44 और एका सिलिकॉन का 72। इज दैट क्लियर? तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की रिगार्डिंग हमने ये पढ़ा कि 1869 में इन्होंने दी, 63 एलिमेंट उस समय नोन थे, और इन्होंने ये बताया कि जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट है वो पीरियोडिक फंक्शन है रिलेटिव एटॉमिक मास का, ठीक है, जो कि एक डिफेक्ट हम देखेंगे आगे चल के। ये फिक्स पोजीशन नहीं दे पाया हाइड्रोजन को, सेम ग्रुप वाले एलिमेंट अपनी प्रॉपर्टीज़ में डिफर कर रहे थे, और एटॉमिक वेट का या फिर एटॉमिक मास का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो ये कुछ इनके उसमें डिफेक्ट थे, और कुछ अच्छी भी चीज़ें थी, जैसे कि अभी मैंने एक चीज़ बताई आपको। एक और अच्छी चीज़ थी कि इनकी पीरियोडिक टेबल में जो हमारे, क्योंकि तब ये जो इनर्ट गैसेज ये नोन नहीं थी, जब पता चली तो इनकी पीरियोडिक टेबल में उनको अलग से रखा जाना संभव हो पाया बिना अदर केमिकल एलिमेंट की पोजीशन को डिस्टर्ब किए हुए। ये भी इनका एक बहुत अच्छी एक पॉजिटिव चीज़ थी इनकी पीरियोडिक टेबल की। बट इट इज़ नॉट द फाइनल पीरियोडिक टेबल विच वी सी करेंटली। फाइनल जो पीरियोडिक टेबल है, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से जानते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, ये हमारी दी किसने? ये दी न्यूलैंड बोल रहा हूँ, हेनरी मॉजले ने, ठीक है, हेनरी मॉजले। ये थे हमारे केमिस्ट जिन्होंने फाइनली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी इन द ईयर 1913 में, 1913 में। एंड ही सेड दैट कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
ये चीज़ ध्यान रखना है कि इनकी जो पीरियोडिक टेबल थी वो एटॉमिक नंबर पे बेस थी। अभी तक जो इतनी पीरियोडिक टेबल आई वो सब एटॉमिक मास परमाणु भार पे, बट ये परमाणु क्रमांक पे बेस थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना। मॉडर्न किसने दी, कब दी और किस पे बेस थी, एटॉमिक नंबर पे बेस थी। क्लियर। अब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखेंगे, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और वो किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं उनको अभी हम कैटर करेंगे। क्लियर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली बात, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ग्रुप्स हैं 1 से लेकर 18, या फिर सबसे पहले तो आप ये देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे वर्टिकल रोज इस तरह से, सॉरी हाँ, वर्टिकल आपके कॉलम्स बने हुए हैं इस तरह से और हॉरिजॉन्टल रोज बनी हुई हैं इस तरह से। ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है, इनको हम ग्रुप्स बोलते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे टोटल 18 वर्टिकल ग्रुप्स बने हुए हैं। दैट मीन कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स, 7 पीरियड्स, यानी कि 18 इसमें ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 18 ग्रुप्स तो आपने देख लिए, 7 पीरियड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पीरियड्स हैं और 18 ग्रुप्स हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब ये जो पूरी पीरियोडिक टेबल है इसको हम कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं। जो पहला और दूसरा ग्रुप है इसको हम एस ब्लॉक बोल देते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एस ब्लॉक। ग्रुप नंबर 13 से लेके 18 तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको पी ब्लॉक बोल देते हैं। जो बीच का बच गया 3 से लेके 12 तक उसको डी ब्लॉक बोल देते हैं। और अभी एफ ब्लॉक भी पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक क्या होता है, ये एफ ब्लॉक है। ब्लॉक आप समझ गए कि ये एस है, ये पी है, ये डी है। एस कहाँ से कहाँ तक है, पहला और दूसरे ग्रुप को कलेक्टिवली एस ब्लॉक बोलते हैं। 13 से लेके 18 तक पी ब्लॉक है और 3 से लेके 12 तक आपका डी ब्लॉक है। सबसे पहले आते हैं फर्स्ट ग्रुप पे। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप जो है हमारा पहला समूह जो है फर्स्ट ग्रुप, इसको हम इन मेटल्स को हम एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एल्कली मेटल्स के नाम से जानते हैं। मेटल इसलिए आप एल्कली वो मत समझिएगा जो हम लोगों ने बेस वाले चैप्टर में, एसिड से बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था कि एल्कलीज आर दोज बेसेस विच डिजॉल्व इन वाटर, वो अलग है। ये एल्कली मेटल्स हैं, ठीक। तो जितने भी आप ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम देख पा रहे हैं आपके एल्कली मेटल हैं। सर हाइड्रोजन की क्या बात करें, हाइड्रोजन ध्यान रखिएगा, जो हाइड्रोजन है इसका ग्रुप है ग्रुप 1A, ना कि 1। ध्यान रखना, हाइड्रोजन का है ग्रुप 1A। बाकी सब जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांशियम है, और हाइड्रोजन को आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं, ऐसा ही एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ से लिथियम से लेके आपका फ्रांशियम तक फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं। अब इसको याद कैसे रखना है वो समझते हैं कि फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट को याद कैसे रखना। अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक हमें ऑर्डर में अगर आ जाए कि इंक्रीजिंग एटॉमिक साइज़ के ऑर्डर में लगा, वैसे भी हम ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि जो एटॉमिक साइज़ है, जो एलिमेंट का जो साइज़ है वो कहाँ से कहाँ में बढ़ता है, कहाँ से कहाँ में घटता है। लेकिन अभी तो सिर्फ आपको याद करना है फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि हलीना, ठीक है, हलीना कोई है, हलीना, ठीक है, वो कब्र से फ़रार हो गई, ठीक है, कब्र से फ़रार हो गई। या फिर मैं लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे, हलीना कब्र, ठीक है, से फ़रार। अब ये एलिमेंट हैं क्या वो ध्यान से देखिए। तो हाइड्रोजन है, सबको पता है, ये लिथियम जिसको वाइट गोल्ड के नाम से जानते हैं, जम्मू कश्मीर में जो मिला था 83 में और राजस्थान में, ठीक है। ना से सोडियम, ठीक है, और का ही आपका पोटेशियम, कब्र ये रुबीडियम, ये सीजियम और ये फ्रांशियम। वैसे हम रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम को बहुत ज़्यादा डील करते नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ते नहीं, पोटेशियम तक ही पढ़ते हैं, बट फिर भी क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो फिर सारी देख लेते हैं कि ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। क्लियर है। और आपको पता होगा कि सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत लो होता है, हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ा था। क्लियर। फिर दूसरे पे आते हैं, ये दूसरा हमारा ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे बेरिलियम है, ये मैग्नीशियम है, ये कैल्शियम है, ये स्ट्रॉन्शियम है, ये बेरियम है और ये रेडियम है। अब इसको याद कैसे करेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ऐसे करके आप याद रख सकते हो। या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे करके याद रख सकते हो, रोए या फिर राजी जो भी है ना। अगर जो बेटा है अगर उसके सही मार्क्स आए होंगे तो राज़ी हो जाएगा, और अगर नहीं आए होंगे तो रोएगा कि कैसा लड़का ही। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राज़ी या फिर रोए, जैसे भी आपको याद करना है, ठीक है। ये सेकंड ग्रुप के हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे 13th ग्रुप पे। किस पे, 13th पे। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक। अब यहाँ पे जो हमारा 13th ग्रुप है ये बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है, इंडियम और ये थैलियम। तो ऐसे याद रख सकते हो कि बैंगन, आलू
और इसको कुछ भी बना सकते हो, बैंगन आलू और गट्टा इन थैली, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैली, ऐसे करके याद रख सकते हो, ठीक है। बैंगन आलू गाजर इन थैली, ऐसे करके आप ग्रुप 13 के एलिमेंट याद कर सकते हो। ग्रुप 4, और इसको हम बोरॉन फैमिली भी बोल देते हैं। देखिए अभी यहाँ पे आप देखोगे, इसको हम बोरॉन फैमिली बोल देते हैं, इसको कार्बन फैमिली, इसको नाइट्रोजन फैमिली। फैमिली मतलब ये वाले, कार्बन फैमिली मतलब ये वाले, नाइट्रोजन फैमिली मतलब ये वाले, ऑक्सीजन फैमिली मतलब ये वाले, फ्लोरीन ये वाले, ठीक है। तो ये फैमिली जो पहला एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप का, वो उसका फैमिली, उसी के नाम पे उसकी फैमिली पड़ जाती है, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें तो ये कैसे याद रख सकते हैं कि ये कार्बन फैमिली, जिसके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, कल हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो कार्बन है, ये सिलिकम है, जर्मेनियम है, ये टिन है, ये आपका लेड है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम, ठीक है। कॉलेज स्टूडेंट्स गेट सम प्रॉब्लम, इस तरह से ऑर्डर में याद रख सकते हैं। बाकी कोशिश ये करिए कि पहले अगर आप खुद से वैसे याद कर सकें, यहाँ कार्बन है, सिलिकम, जर्मेनियम, अगर आपको याद है तो फालतू में ट्रिक का बोझ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आप याद रख सकते हो। अगर आपको याद नहीं है तो आप ऐसे याद रख सकते हो। 7th इस पे आते हैं, जो आपका 15th ग्रुप है, जिसका ये नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 7 है। अभी हम देखेंगे कि जो 20 एलिमेंट है वो भी आपको याद करने होंगे, बिकॉज अगर आप को सारे क्वेश्चंस करने हैं तो कैल्शियम तक आपको ऑर्डर में एलिमेंट याद होने चाहिए। बट अभी आते हैं 15th ग्रुप पे। तो ये नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एसिटाइन, ये आपका एंटीमनी, ठीक है, और ये आपका बिस्मथ। इसको याद ऐसे रख सकते हैं कि न्यूजी, अभी क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है तो इसी हिसाब से आप बना सकते हैं अपने हिसाब से कि न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार हैं सबसे बढ़िया कौन है? इंडिया है, ठीक है। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बेकार हैं, बस ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। फिर आते हैं अगले वाले में। अगला वाला है हमारा, ये ऑक्सीजन फैमिली इसको बोलते हैं, 16 नंबर पे। ये आपका, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ये ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, सेलेरियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम है आपका, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक। अब आते हैं ये आपका, और हाँ एक चीज़ ध्यान रखना भी इस पर, वो भी मैं लिख दूंगा कि जो हमारा ग्रुप नंबर 15 है ना, जो ग्रुप 15 है, यहाँ पे आप ये देखिए कि सबसे पहला एलिमेंट हमारा कौन सा है ग्रुप नंबर 15 पे? नाइट्रोजन है। इसको नाइट्रोजन फैमिली भी बोल देते हैं, बट नाइट्रोजन फैमिली थोड़ी ना तो पूछेगा तुमसे क्वेश्चन पेपर में, वो तो ये पूछेगा कि ग्रुप 15 को इनमें से क्या बोलते हैं, और आंसर होगा निक्टोजन, ठीक है। निक्टोजन इनको बोलते हैं। याद कैसे रखेंगे? सबसे पहला नाइट्रोजन, नाइट्रोजन या फिर निक्टोजन साउंड सिमिलर, ये याद हो गया आपको, ओल्ड स्टाइल से टीपो। और 16th ग्रुप को हम बोलते हैं चाल्कोजेंस, जो ग्रुप 16th है इनको हम बोलते हैं चाल्कोजेंस। और जो ग्रुप 17 है, ठीक है, ग्रुप 17 जिसको अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इट इज़ नोन एज हेलोजेंस, ठीक है। चाल्कोजेंस हो गई हमारी ऑक्सीजन फैमिली, और ये जो हमारा ग्रुप नंबर 17 इसको हम बोलते हैं हेलोजन फैमिली। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि फिर कल बाहर आई आरती ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हैं कि फिर कल बाहर आई आरती, है ना। यहाँ पे क्या क्या है इन एलिमेंट्स के नाम? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, ठीक है। फिर कल बाहर आई आरती, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और बाकी फिर आखिरी आते हैं हमारे 18th ग्रुप पे, नोबल गैसेज, जिनको कि हम इनर्ट गैसेज के नाम से जानते हैं। और याद रखना इस ग्रुप 18 को हम ग्रुप 0 को 0 भी बोल देते हैं, ठीक है, ग्रुप 0 भी बोल देते हैं ग्रुप 18 को। इसमें है आपका हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, हेमा, नेहा और करीना। हेमा, नेहा और करीना जीती रहना, ठीक है। तो हेमा, नेहा और करीना जीती रहना। और अगर बाकी अगर आपको याद है, जैसे कि हीनी अर्करजे भी याद कर सकते हैं, हीनी अर्करजे। तो ही से हीलियम, नी से नियॉन, अर से ऑर्गन, कर से क्रिप्टॉन और जे से जेनॉन और आर से रेडॉन, ठीक है। जैसे आपको याद रखना है आप याद रखिए, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करिएगा कि जो हमारा ग्रुप नंबर 2 है, ठीक है, बाकी जो ये ट्रिक विक है वो मैं लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, आप अपने हिसाब से लिख सकते हो जो भी आपको नीडेड हो, ठीक है। जो हमारा सेकंड ग्रुप है ना, सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट है उनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनको हम एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से जानते हैं। आई होप यहाँ तक सभी को चीज़ें क्लियर होंगी। वैसे तो अभी कुछ ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पे अभी आपको सिखाया नहीं है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, ब्लॉक क्लियर हो गई, कैसे एलिमेंट को याद करना है वो आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको एक चीज़ याद करनी है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम।
20 तक आपको सारे एलिमेंट याद होने चाहिए, और अगर आपको 20 तक याद है तो मेरी मानिए 30 तक भी कर लीजिए, ठीक है। इसके लिए मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, और मैं बोलूँगा भी नहीं कि इसके लिए आप ट्रिक यूज़ कीजिए। आप मैंने जैसे याद किया था ऐसे, पता नहीं आपने भी हो सकता है ऐसे ही याद किया हो क्लास 9th के टाइम पे, कि उसको बस ऐसी ऑर्डर में रटो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन ऑर्गन पोटेशियम कैल्शियम। भले आपने कभी ज़िंदगी में पीरियोडिक टेबल ना पढ़ी हो, लेकिन अगर आप इसको 2-3 दिन तक लगातार अपने दिमाग में घुमाएंगे, रट जाएगी तुरंत, ठीक है। ट्रिक से वो याद करेंगे, थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग डिफ़िकल्टी हो जाएगी, इस वजह से आप इसी ऑर्डर में याद करिए। अभी ऑर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको यहाँ तक 30 तक नहीं तो एटलीस्ट 20 तक तो फॉर श्योर एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि किसका कौन सा एटॉमिक नंबर होता है। अब जैसे मैं पूछ लूँ कि नाइट्रोजन, तो फिर आप तुरंत अपने उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन का 7 होता है, 7 होता है इसका एटॉमिक नंबर। अब जब किसी का एटॉमिक नंबर पता चल जाता है तो फिर आप उसका एटॉमिक मास भी निकाल लेते हैं। अब एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं वो समझिए, वो बहुत आसानी से निकल आएगा। बट यहाँ पे आप चीज़ें समझें कि क्यों हम ये ऑर्डर में याद कर रहे हैं एलिमेंट को, ताकि हमें सबका एटॉमिक नंबर पता चल जाए। और क्योंकि एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन पता चल जाएंगे, और न्यूट्रॉन नंबर पता चल जाएगा। न्यूट्रॉन कैसे पता चलता है? जब एटॉमिक मास को एटॉमिक नंबर में घटाते हैं। और एटॉमिक मास कैसे पता चलता है वो अभी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे बेसिक तो क्या है? एटॉमिक नंबर। वो नहीं पता होगा तो फिर कुछ नहीं निकलेगा हमारा, ठीक है। और वो नहीं निकलेगा तो हम वैलेंसी नहीं बता पाएंगे। जैसे नाइट्रोजन से अगर फॉर एग्जांपल मेरे से कोई फॉस्फोरस की वैलेंसी पूछे तो मैं अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करूंगा, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस 15वें नंबर पे आता है। 15 का मतलब हो गया पहली शेल में 2 आएंगे, दूसरी में 8 आएंगे और तीसरे में 5 आएंगे, यानी कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन लेने हैं, यानी इसकी वैलेंसी हो गई 3, ठीक है। तो मैं ऐसे बता पाऊंगा। अब एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे? और जैसे फॉर एग्जांपल कोई मुझसे बोल दे कि फॉस्फोरस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ, तो जब तक एटॉमिक मास नहीं पता होगा तो कैसे चलेगा? और मैं किसी के बताने का इंतजार थोड़ी ना करूँगा कि वो एटॉमिक मास बोलेगा तब मैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालूंगा। देखो, एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको ये देखना है, सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखना है। एटॉमिक मास आपका एटॉमिक नंबर से ही निकलेगा। एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो Z है, अगर इवन है, आपका इवन नंबर है, एटॉमिक जो आपका नंबर है वो इवन नंबर है, तो आप कुछ नहीं डबल कर दो और आपका एटॉमिक मास हो जाएगा। यही आपका एटॉमिक मास हो जाएगा। लेकिन फॉर एग्जांपल ये ऑड है, 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो इवन या तो ऑड। तो अगर ऑड है तो आप डबल करके उसमें एक जोड़ दो, और आपका एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। इसमें एक्सेप्शंस हैं कुछ, और वो 4 एक्सेप्शंस हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन है तो इसमें डबल कुछ नहीं करना। हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 है उसका एटॉमिक मास भी 1 है, और इसके 3 आइसोटोप्स हैं, हमें पता है 1H1 1H2 1H3, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जल्दी से बताइए इसमें से रेडियो एक्टिव कौन है? एक होता है हमारा एक्सेप्शन यहाँ पे बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। कायदे से इसका 8 होना चाहिए बट इसका 9 है। जो ये बेरिलियम है, बेरिलियम बी से तो बोरॉन हो जाएगा, BE बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 4 है, दैट इज इवन है, तो 2 × 4 होना चाहिए कायदे से हमारे रूल के अकॉर्डिंग। बट ये एक्सेप्शन है, तो यहाँ पे 2Z + 1 है, ठीक है, आपको एक जोड़ना है। नाइट्रोजन अगर बात करें तो 7 होता है, यानी कि ऑड है, बट इसमें इवन वाला लग जाएगा, यानी कि 2Z हो जाएगा, यानी कि 14 हो जाएगा इसका। और ऑर्गन की अगर बात करें, ऑर्गन का है 18, और 18 इसका है एटॉमिक मास होता है 40। इसमें कोई नहीं लग रहा है, इसमें 2Z + 4 लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ अपवाद हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। यानी कि रफली अगर हम देखें, रफली एटॉमिक मास कहीं ना कहीं डबल ही होता है, रफली अगर हम देखें, ठीक। जैसे कि हमने पढ़ा था क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, और एटॉमिक मास हमने पढ़ा था 35.5 होता है, क्योंकि इसके 2 आइसोटोप होते हैं, 17Cl35 17Cl37, जो 3:1 के रेशियो में एग्जिस्ट करते हैं। तो उस हिसाब से 35.5 निकल के आता है। और अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इसके करीब है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ऑड है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से आप ये एटॉमिक मास भी निकालना सीखें। क्लियर हो गया? यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर है? किसी कोई डाउट तो नहीं है? बताइए। फिर हम बढ़ते हैं अपने लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स की तरफ, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। केमिस्ट्री एक्सेप्शंस पे टिके हुए बिल्कुल सार्थक। जनक 35.5 बिल्कुल सही है। और यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, शायद कुछ क्वेश्चन पूछा था, हाँ, वो आपका होता है ट्राइटियम, रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स, हिमांशु। अभी हम देखते हैं, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे जब हम ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल देखेंगे।
क्लियर? तो चलिए यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 30 तक इसलिए याद करने के लिए बोले बिकॉज अभी जो रिसेंट मैंने कुछ पेपर्स देखे तो उसमें वो जैसे कि कोबाल्ट का पूछ लेता है, क्रोमियम का पूछ लेता है, ठीक है, आयरन का पूछ लेता है, तो इस वजह से पता होना चाहिए आपको। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आप देखो कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड करके हमें कुछ देखने को मिल रहा है क्या? जब हम यहाँ पे इसके बाद आते हैं तो हमें एक लैंथेनियम करके एक हमें मिलता है एलिमेंट, लैंथेनियम करके एक एलिमेंट मिला। और फिर हमें ये देखने को मिला कि उसके आगे बहुत सारे एलिमेंट हैं जो उसी की तरह प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। वहाँ पे रखेंगे तो पीरियोडिक टेबल बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, इसको निकाल के यहाँ पे एक अलग से इसका चार्ट बना लिया लैंथेनाइड्स करके। लैंथेनाइड्स वो एलिमेंट हैं जो लैंथेनियम की तरह प्रॉपर्टी शो करते हैं। लैंथेनियम, अब ये 56 है तो लैंथेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 57 होगा। तो लैंथेनाइट जो हमारे वो 57 से लेके 70 एटॉमिक नंबर तक जाते हैं। इसी तरह जब हम नीचे आए तो इसके बाद यहाँ पे हमें एक्टीनियम मिला। एक्टीनियम जिसका एटॉमिक नंबर 89 था, उसमें भी हमने सेम चीज़ ऑब्जर्व करी कि इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं ये सारे एलिमेंट ये एक्टीनियम की तरह ही प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। तो हमने कहा कि चलो तुम लोग सारे निकल आओ बाहर, तुम लोग सारे ये क्या थे, होमवर्क करके नहीं लाए थे, ये सारे लाइन से जो थे होमवर्क करके नहीं लाए थे, उनको अलग से लाइन से निकाल लिया ताकि इन पे अलग से डंडे बरसाए जा सके। तो इनको बोल दिया लैंथेनाइड, इनको बोल दिया एक्टिनाइड। क्वेश्चन कैसे पूछेगा यहाँ पे? क्वेश्चन पूछेगा लैंथेनाइड कहाँ से कहाँ तक है, एटॉमिक नंबर 57 से लेके 70 तक है। टोटल एलिमेंट कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इंक्लूडिंग लैंथेनियम 14 और एक्टिनाइड 14। एक ये क्वेश्चन बन सकता है कि जो लैंथेनाइड्स हैं वो किस पीरियड और किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? बताइए किस पीरियड और किस ग्रुप से? तो सेकंड ग्रुप तो यहाँ बेरिलियम वाला है, ये बिलोंग करते हैं थर्ड ग्रुप से, ठीक है। तो ये बिलोंग करता है आपके थर्ड ग्रुप से। तो ये हो जाएगा, इनका पीरियड कौन सा हो गया? पीरियड यहाँ पे आपका 6 होगा, ठीक है। तो पीरियड जो होगा इनका 6 होगा और ग्रुप इनका पीरियड 6 हो जाएगा और एक्टिनाइड वालों का पीरियड कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है, इनका 7 हो जाएगा। बाकी दोनों का ग्रुप सेम है। ग्रुप क्या है? ग्रुप थर्ड है। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर होंगी। लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, इनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल बोल देते हैं। जो हमारे एस ब्लॉक के, ये एस ब्लॉक में मेटल्स हैं, पी ब्लॉक में मोस्टली नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। ये जो है डी ब्लॉक, इसमें हमारे जो मेटल्स हैं इनको हम ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं। ट्रांजिशन बिकॉज इनको जलाने वलाने पे ये थोड़े से कलर्स वगैरह में शो करते हैं, ठीक है। ये है ट्रांजिशन मेटल्स। इन लैंथेनाइड्स और जो एक्टिनाइड्स को हमने अलग किया ना, इनको हम इनर ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। अगेन रिपीट, इनर, यहाँ ये तो मैं अलग से लिख देता हूँ, डायगोनल रिलेशनशिप पे बाद में आते हैं, या तो यहीं पे लिख देता हूँ कि जो हमारे लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैं, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स are collectively called as inner transition metals। क्लियर यहाँ तक? ठीक, क्लियर हो गया सबको। अभी इस पे आते हैं, ग्रुप 18 पे थोड़ा फोकस करते हैं। ग्रुप 18 में हमें एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी देखने की मिलती है इन सभी एलिमेंट पे कि ये रिएक्टिव नहीं होते। जैसे कि क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं जो हेलोजन हो तुम्हारे में ग्रुप 17 के, जो ग्रुप 17 के जो एलिमेंट हैं जैसे कि फ्लोरीन हो गया, इसको अगर मिलने को मिल जाए ना, ये जो ग्रुप 17 वाले हैं अगर इनको ग्रुप 1 वालों मेटल से मिलने को मिल जाए, मतलब छोड़ते नहीं हैं, समझ रहे हो इंटेंसिटी को। तो ये छोड़ते नहीं, क्यों? क्योंकि इनको है एक लेना और इनको है एक देना, बस बन गया। ये हम लोग पढ़ भी चुके हैं। यहाँ पे किस तरह का बॉन्डिंग बन जाएगा जरा बताइए? बड़ा ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा जिसका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इस ऐसे को बॉन्ड को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड, जहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है पूरी तरह से। क्लियर? तो इनमें तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिलता है। ऐसे जो सेकेंड ग्रुप को ले लें और इसको ले लें, क्योंकि इनको ऑक्सीजन फैमिली को या फिर चाल्कोजेंस को 2 चाहिए होते हैं, इन लोगों को 2 देने के लिए बैठे हुए हैं, ठीक। जो नोबल गैसेज हैं, क्योंकि इनकी ऑक्टेट कंप्लीट है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये बहुत ही हाईली अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है, फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, इनकी एटॉमिसिटी 1 होती है, बिकॉज इनको मॉलिक्यूल फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है किसी से, क्योंकि इनकी ऑक्टेट पहले से ही कंप्लीट है। हीलियम जिसकी के शेल कंप्लीट है, क्योंकि के शेल कंप्लीट होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस शेल में। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। ट्रेंड्स कैसे हैं?
ट्रेंड्स का मतलब क्या है कि ऊपर से नीचे जाने में कैसा एटॉमिक साइज़ बढ़ता है घटता है, लेफ्ट से राइट जाने में क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं अभी, ठीक है। एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं, साइज़ की, वो बढ़ेगा कि घटेगा। देखिए इसको मैं हटा देता हूँ सारी चीज़ें, बहुत आसान है समझना, बहुत आसान है, बहुत आसानी से सारी क्वेश्चन अभी आप बनाएंगे। ये लिथियम है, मैं लिथियम को उठाता हूँ, कितना होता है 2,1 होता है, ठीक है। इसका कितना होता है 2,8,1 होता है। इसका कितना होगा 2 होगा, 8 होगा, 2 8 10 हो गए, 8 18 1 19। आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, इसमें ये के शेल है, ये एल शेल है, ये के शेल एल शेल एम शेल, के शेल एल शेल एम शेल एन शेल, यानी कि ऊपर से नीचे जाने पे पहले ऐसे था, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ। यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है कि इसमें नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं, ऊपर से नीचे जाने में नंबर ऑफ शेल बढ़ रही हैं, साइज़ बढ़ रहा है। अब अगर साइज़ बढ़ रहा है तो मुझे ये बताओ कि जैसे साइज़ बढ़ रहा है ऊपर से नीचे जाने में, इतनी चीज़ क्लियर है कि नहीं, ऊपर से नीचे जाने में साइज़ बढ़ रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है। देखो इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, यानी सारे एल्कली मेटल में, सारे जितने भी हमारे ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है, और सब में ऊपर से नीचे जाने में वैलेंस शेल बढ़ रही है एक एक। क्लियर। अब तुम्हें एक और चीज़ दिखाते हैं, एक और मैजिक दिखाते हैं, ये चीज़ सभी को क्लियर हो गई। और ये चीज़ जो मैं तुम्हें दिखाई ना डाउन द ग्रुप, पीरियोडिक टेबल के सारे जितने भी हमारे एलिमेंट हैं सब में ट्रू है। अगर आप किसी और में भी देखना चाहते हो तो देख लो। कार्बन दिखाऊं, कार्बन क्या होगा 6 2,4 14 है ना, 2,8,4, ठीक है। इसका कितना होगा, इसमें भी एक शेल बढ़ जाएगी। तो आप देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम है, 4,4 ही है सब में, ऊपर से लेके नीचे तक सब, लेकिन एक शेल बढ़ गई। तो शेल बढ़ेगी, ऊपर से नीचे डाउन द ग्रुप जाओगे एक शेल बढ़ेगी, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा। अक्रॉस द पीरियड क्या होगा, व्हेन आई से अक्रॉस द पीरियड दैट मीन्स कि आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आई एम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा एक एक और शेल सेम रहेगी। देखिए लिथियम 3 है 2,1, बेरिलियम 4 है 2,2, बोरॉन 5 है 2,3। शेल बढ़ रही है क्या, यहाँ भी के शेल एल शेल, के शेल एल शेल, के शेल एल शेल, लेकिन 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है एक एक। समझ आई सबको ये चीज़। अगर ये चीज़ समझ आ गई तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता हूँ कि एटॉमिक जो साइज़ है, जो एटॉमिक साइज़ है इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप। और हमेशा ध्यान रखना जो चीज़ ऊपर से नीचे में यानी डाउन द ग्रुप में इंक्रीज करेगी तो वो लेफ्ट से राइट में डिक्रीज करेगी, और जो चीज़ ऊपर से नीचे में डिक्रीज करेगी वो लेफ्ट से राइट में इंक्रीज कर जाएगी। तो आप एक चीज़ को याद रखो, और उस एक चीज़ को याद कर मैंने आपको रटवाया नहीं, आपको समझाया है, तो उसको समझ लो और अपने आप उसका उल्टा कर दो लेफ्ट से राइट में, ख़त्म। ठीक। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बोलते हैं इसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छुकता। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन कितना ईगर है, कौन जल्दी से इलेक्ट्रॉन लेगा, मेटल या नॉन मेटल। कौन इलेक्ट्रॉन लेगा, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेते हैं जल्दी से, जिनकी वैलेंस शेल में जैसे कि 5 हैं तो 3 लेने के लिए बैठे हुए हैं, 6 हैं तो 2 लेने के लिए बैठे हुए हैं भाई। ठीक है, यहाँ पे तो खैर 3 होगा, ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे तो 3 होंगे तो ये मेटल होंगे, ये तो आपके मेटल होंगे। लेकिन मान लेते हैं कार्बन का हमने देखा था, कार्बन बेचारा इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बेचारा कंफ्यूज रहता है कि 4 गेन करें 4 लूज़ करें। बट यहाँ पे अगर हम आते हैं नाइट्रोजन 2,5 इसका होगा ना, मतलब सबकी वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, सबको 3 चाहिए, सबको 2 चाहिए, सबको 1 चाहिए। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठे हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन देने के लिए बैठे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छुकता। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इन लोगों की होगी। किन लोगों की, जो राइट साइड में है। लेफ्ट साइड में हमारे मेटल होते हैं, पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में होते हैं मेटल, और राइट साइड में हमें देखने को मिलते हैं नॉन मेटल्स। लेफ्ट साइड में मेटल और राइट साइड में नॉन मेटल। तो अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी, क्योंकि मैंने बोला कि लेफ्ट से राइट में जो मैंने ये बोला कि ऊपर से नीचे में जो बढ़ेगा वो लेफ्ट से राइट में घटेगा। तो वाइसे वर्सा भी तो ट्रू है, अगर जो लेफ्ट से राइट में बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे में घटेगा। अब ऊपर से नीचे में क्यों घटेगा वो भी समझ लो कि ये लिथियम था, लिथियम था, लिथियम के भी पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी, इसके पास, सबके पास 1 है। तो तुम्हारे दिमाग में डाउट आना चाहिए कि फिर ऊपर से नीचे जाने में क्या है, सारी मेटल्स है ना। जब सारी मेटल है तो ऐसा क्यों है कि
ये जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है बिकॉज लिथियम 2,1 है, इसमें 2 शेल हैं और जो इसका वैलेंस शेल है वो एल शेल में मौजूद है। सोडियम में आते हैं KLm, इसका वैलेंस शेल जो है एम शेल में मौजूद है। पोटेशियम में आते हैं 2,8,8, तो KL, KLm, KLmn, अब इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो n शेल में मौजूद है, यानी कि जो न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है। इसके केस में न्यूक्लियस के जस्ट पास में ही तो बैठा हुआ है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है तुम्हारा, ये न्यूक्लियस है, ये पहली शेल और ये दूसरी शेल, ये इसके कितने पास में, नज़दीक में। इसमें बात करते हैं, ये न्यूक्लियस है, ये K शेल, ये L शेल और ये M शेल। थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई ना, है तो एक ही इलेक्ट्रॉन ही, फिर इसमें और दूरी बढ़ जाएगी। तो क्योंकि दूरी बढ़ती जाएगी तो न्यूक्लियर चार्ज घटता जाएगा। व्हाट इज न्यूक्लियर चार्ज? वो चार्ज या फिर वो फोर्स जिससे जो न्यूक्लियस है अपने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा हुआ है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को बांध के रखा हुआ है, ठीक, और जिसके अंदर सारी क्षमताएं तेज हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। अब ये क्योंकि इतना दूर पहुंच गया तो इलेक्ट्रॉन लेने की और इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता बहुत कम होती जाएगी इस पर। क्लियर है? इतनी चीज़ क्लियर। अब अगर हम बात करें मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर, चलो यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर भी लिख लेते हैं, मेटालिक कैरेक्टर लिखा हुआ है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेज या फिर डिक्रीज, मैं चलो ग्रुप की बात कर लेता हूँ, ठीक है। आप एक ग्रुप का याद कर लो और पीरियड का उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, और पीरियड के लिए उल्टा हो जाएगा, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी कि जब ग्रुप में जाएंगे ऊपर से नीचे तो डिक्रीज करेगी। मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे इंक्रीज करेगा। सर इंक्रीज क्यों करेगा? अभी जो मैंने कारण बताया था कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो घटता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज घटता जाएगा। भाई अब तुम नीचे वाले की तुम ये बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉन लेने की उतनी क्षमता नहीं है, आतुरता नहीं, तो देने की होगी, फिर किसी एक की तो होगी। तो इलेक्ट्रॉन देने की जो आतुरता होती है उसको मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं। मेटल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। अब क्यों देंगे जल्दी से? यहाँ पे न्यूक्लियस के पास में बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन बोलता भाग के जाना नहीं तो बहुत मारेंगे। यहाँ पे थोड़ा दूर पहुँच गया, तुम्हारी थोड़ी एज इंक्रीज हो जाती है, तुम्हारी और एज इंक्रीज हो जाती है, तुम अपने मम्मी पापा के होल्ड से निकल जाते हो, है ना, और किसी के पास भी चले जाते हो, किसी के पास भी, लेकिन तब पता चलता है तुमको, है ना। तो समझ पा रहे होगे कि जितना न्यूक्लियस से दूर जाता जाएगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसकी उतनी लूज करने की, उतना ही किसी और के पास जाने की जो टेंडेंसी वो बढ़ती जाएगी। तो उसी टेंडेंसी को मेटालिक कैरेक्टर बोलते हैं, जो इंक्रीज करेगी। अब क्योंकि इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज करेगी मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर उल्टा हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, किसी कोई डाउट नहीं होगा। आखिरी ट्रेंड देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? डायगोनल रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं। अब ये क्या होती है? बीच में सेमीकंडक्टर है, वो भी देखेंगे। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो इस तरह से लाइन खिंची हुई है ना, ये एक ट्रांजिशन जोन हमें बता रहा है कि किस तरह से इसके इधर साइड वाले मेटल हैं, इसके इधर साइड वाले नॉन मेटल हैं। लेकिन ये जो है ना, ये मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल के जितने मेटल भी नहीं होते, नॉन मेटल के जितने नॉन मेटल भी नहीं होते हैं, यानी कि बीच के होते हैं, यानी कि उतने ज़्यादा हाईली कंडक्टिंग भी नहीं होते, बिकॉज हमें पता है मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, ये थोड़ा बहुत कर देते हैं। मेटल जितना नहीं करते, नॉन मेटल जितना पुअर कंडक्टर भी नहीं होते। तो बोरॉन, सिलिकॉन, एसिटाइन, टेल्यूरियम और ये आपका ये जो एसिटाइन है, ये सारे जो होते हैं हमारे क्या होते हैं? मेटलॉइड्स होते हैं। सम एलिमेंट नियर द डैश्ड स्टेयरकेस आर समटाइम्स कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। क्लियर है? बोरॉन, सिलिकॉन, एसिटाइन, टेल्यूरियम और एसिटाइन। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? अब डायगोनल रिलेशन पढ़ लें यहाँ तक, और किसी कोई डाउट तो नहीं है? सर 30 को क्या बोलते हैं? किसको? एसिटाइन। इसमें ये एसिटाइन है और ये आपका इसको, अच्छा इसको मैंने एसिटाइन तो नहीं बोल दिया, ये आर्सेनिक है, ठीक है। वैसे आर्सेनिक है, अगर मैंने गलती से एसिटाइन बोल दिया हो। ये आपका एसिटाइन है और ये आर्सेनिक है, एस, ठीक है। चलिए, ये आपका 33 एटॉमिक नंबर और ये 85 एटॉमिक नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डायगोनल रिलेशनशिप पे। डायगोनल रिलेशनशिप बहुत आसान है। दिस रिलेशनशिप इज प्रोमिनेंट अमंग दी लाइटर लिमिट्स। इसका मतलब है डायगोनली देखना, ठीक है। जैसे कि तुम यहाँ पे बैठे रहते थे, है ना, किस लिए बैठे थे? ताकि डायगोनली हम देख सकें,
टीचर को ना पता चल सके, है ना। अगर इधर ऐसे बैठेंगे तो देखने के लिए पूरी मुंडी घुमानी पड़ेगी, पीछे भी पूरी मुंडी घुमानी पड़ेगी, सामने से पूरा ढंग का व्यू दिखेगा नहीं। तो अब डायगनली बैठते थे, है ना, तो डायगनल रिलेशनशिप बनाने का प्रयास करते थे। उसी तरह ही यहाँ पे भी डायगनल रिलेशनशिप हमारी चलती है। दिस रिलेशनशिप इज प्रोमिनेंट अमंग द लाइटर मेंबर्स ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स। A diagonal relationship in the periodic table is when two elements that are diagonally adjacent in the second and third periods have similar properties. Some examples are these. अब क्या होता है समझो। चलो, अब मुझे 2 पीरियडिक टेबल आनी चाहिए थी कायदे से, उसी में सब कुछ सिखाना पड़ रहा है आपको, लेकिन कोई नहीं, सब हम देख लेंगे। हाँ, अब होता क्या है कि जब मैं बोलता हूँ कि ऊपर से नीचे जाने में एटॉमिक साइज बढ़ता है, लेफ़्ट साइड में घटता है, तो कुछ हमारे हो सकता है कि काफ़ी तेज टाइप के बच्चे हों और बोलेंगे ऊपर से नीचे ही जाएंगे और लेफ़्ट से राइट चले जाएंगे। ऊपर से नीचे जाए, एक बार बढ़ गया और लेफ़्ट, ठीक है, तो उसको हमने काउंटर कर दिया, लेफ़्ट साइड में घट गया। समझे? नहीं समझे? फिर से समझो। अच्छा, मैंने बोला कि ऊपर से नीचे में साइज़ घटता है, लेफ़्ट साइड में सॉरी बढ़ता है और लेफ़्ट साइड में घटता है। तो सर हम ऊपर से एक बार नीचे जाएँ और एक बार ऐसे चले जाएं, तो एक बार जो एक थोड़ा साइज़ बढ़ा होगा वो यहाँ से यहाँ जाने घट जाए, काउंटर हो जाएगा। बात बिल्कुल सही है। इसीलिए डायगनली ये जो एलिमेंट हैं जैसे लिथियम, मैग्नीशियम, ये सिमिलर साइज, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, सिमिलर साइज होता है इनका। जैसे कि यहाँ पे कहाँ कार्बन, और यहाँ पे चलो मैं रेड कलर यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे देखना राइट साइड में कार्बन और फॉस्फोरस दिखा देते हैं, नाइट्रोजन सल्फर दिखा देते हैं, ठीक है। ये जो मैग्नीशियम है एल्यूमिनियम के साथ ये सॉरी बेरिलियम जो है आपका एल्यूमिनियम के साथ दिखा देता है डायगोनल रिलेशनशिप। तो वही यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, फॉस्फोरस, इस तरह से डायगोनल रिलेशनशिप चलती है। ये एग्जांपल्स यही वाले हैं जो पूछता है, क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं, इस वजह से आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। लिथियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, कार्बन एंड फॉस्फोरस। इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ें जो रिसेंट में एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में आपकी पूछी गई हैं। मेंडेलीव जी ने हमारी पीरियडिक टेबल का खोज किया और उनके नाम पे एक एलिमेंट का नाम है, उसका एटॉमिक नंबर पूछता है, मेंडेलीवियम का एटॉमिक नंबर। और एक है सी बॉर्जियम एलिमेंट, ठीक है। सी बॉर्जियम पे भी रिसेंट में कई बार इसने रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो मेंडेलीवियम क्या देखना, 101, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 101 कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। T8 कहाँ गया, 103 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये मेंडेलीवियम, ठीक है, वहाँ पे मैं देख रहा था 101, ठीक है। और इसी तरह 106 आप देखिए, ये आपका सी बॉर्जियम, ये दोनों बहुत पूछता है। तो सी बॉर्जियम है आपका 106 और मेंडेलीवियम है आपका 101। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एटॉमिक नंबर याद रखना। एटॉमिक नंबर हमें 30 तक याद रखना है, जिंक तक, वैसे 20 तक तो पक्का याद होना चाहिए, फिर थोड़ा सा एक्सटेंड करके 30 तक करिएगा। और ये 2 एलिमेंट जो है आपके मेंडेलीवियम और सी बॉर्जियम। ख़त्म होता है आपका पीरियोडिक टेबल। अब हम करेंगे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जल्दी से। तो क्वेश्चंस करिए और देखिए कि क्या जो आपने पढ़ा उससे क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं फिर नहीं बन रहे हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन है ये, विच लॉ वॉज बेस्ड ऑन द नोट्स ऑफ म्यूजिक। CGL 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, न्यू लैंड लॉ और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मेंडेलीव लॉ या फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सर पी ब्लॉक में लाइन क्यों खींची है? लाइन मैंने बताया तो अमन जायसवाल, वो लाइन, वो जो डॉटेड लाइन है वो ये दिखा रही है कि ये जो इस स्टेयर केस में जो ये हैं ये मेटलॉइड है, इसके लेफ्ट साइड में मेटल है और इसके राइट साइड में है नॉन मेटल। और ये ट्रांजिशन फेज़ है आपका, जहाँ से आपका मेटल खत्म होकर नॉन मेटल शुरू होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है सभी का। विच लॉ वॉज बेस्ड ऑन नोट्स ऑफ म्यूजिक, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑप्शन नंबर बी। और जब आप ये पढ़े ना चीज़ें तो बार बार रिकॉल करिए उस चीज़ को कि किस ईयर में दिया था, बार बार रिकॉल करिए ताकि एकदम आए तो तुरंत खटाक से मारे। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव कब दिया गया था? 1865 है। जो डॉबरनेर ने लॉ ऑफ ट्राइड दिया था वो 1817 में दिया था, है ना। और 1869 में यानी कि 4 साल बाद मेंडलीव जी ने दिया। Who conducted the X-ray spectroscopy study on a large number of elements and showed that the frequency of X-rays emitted by an element is related to the atomic number Z rather than the atomic mass. CGL 2022। अब इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर कर लिया तो मैं समझूंगा कि मेरा पढ़ाना सफल रहा और आपने ढंग से इस क्लास को किया है। चाहूँगा आप सभी लोग इसका आंसर करें। लोथर मैयर, डिमिट्री मेंडलीव, हेनरी मॉजले या फिर जॉन डॉबरनेर, बताइए।
प्रियांशु श्रीवास्तव क्या दिक्कत है, एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अभी रुक जाओ, अभी आंसर दो, अभी क्वेश्चन के आंसर दो। मॉजले, ओके, सबका सही है, हेनरी मॉजले, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना था ये चीज़ कि एमिटेड बाय एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर रादर दैन द एटॉमिक मास। अभी तक जो सब कर रहे थे, चाहे वो डॉबरनेर हो, चाहे न्यूलैंड हो, चाहे मेंडलीव हो, सबका एटॉमिक मास पे बेसिस चल रहा था। बट हमारे मॉजले जी आए जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, उन्होंने बोला, और उसका रीज़न भी है क्योंकि मेंडलीव जी के टाइम पे उस समय रदरफोर्ड जी ने अपना एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, तब तक एटॉमिक नंबर के बारे में इतना ढंग से पता नहीं था, ये भी एक कारण था, ठीक है। हु अरेंज्ड द एलिमेंट विद केमिकली सिमिलर प्रॉपर्टीज सच एज लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड शोड दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिडिल एलिमेंट कुड बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ द अदर टू। बीच वाले की अदर टू से प्रिडिक्ट कर सकते हैं प्रॉपर्टी, इन दोनों को जोड़ के एवरेज। किसने बोला था? ये हमारे जोहान डॉबरनेर जी ने बोला था। कब? इन दी 1817 बोला था। बार बार आपको रिकॉल करना ईयर। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल। हॉरिजॉन्टल रोज, रोज को क्या बोलते हैं? पीरियड्स बोलते हैं। ये क्या है? वर्टिकल कॉलम्स हैं ये हमारे, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स। In 1817, which law of periodicity showed that the atomic weight of phosphorus is the mean of those nitrogen and arsenic? 1817 एक कीवर्ड है, एक कीवर्ड है मीन। मीन का मतलब इन दोनों का एवरेज, इन दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2, यही तो होता है मीन। दैट मीन्स डॉबरनेस लॉ ऑफ ट्रायड। In which year Dmitry Mendeleev and Lothar Meyer individually come up with their own periodic law and proposed that on arranging elements in the increasing order of their atomic weights, similarities appear in physical and chemical properties at regular intervals. ये कब बोला गया था? 1869 में, ऑप्शन नंबर सी। आइडेंटिफाई द वर्ड, है ना, 1969 में हमारे जो वाइट टेकर थे उन्होंने दिया था, तो ऐसे हम लोगों ने याद किया था उससे 100 साल पहले। आइडेंटिफाई द वर्ड दैट मीन्स वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम ग्रुप्स, ठीक है। देखिए कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें कितने पीरियड्स और कितने ग्रुप्स हैं? तो 7 पीरियड्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। और अभी हमें ये भी पता होना चाहिए, चलो अभी मैं आपको ये भी चीज़ बताऊंगा, जल्दी से बताओ कि फर्स्ट जो हमारा पीरियड है इसमें कितने एलिमेंट हैं, सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट हैं, जल्दी से बताइए। तो 2, 8, 8, 18, ठीक है, फिफ्थ में 18 एंड देन सिक्स्थ में 32 और फिर जितने भी रिमेनिंग है वो सेवन्थ में, ठीक है। ये आपको ऑर्डर पता होना चाहिए, 2, 8, 8, 18, 18, 32 पहले पीरियड में, दूसरे पीरियड में, थर्ड पीरियड में, चौथे पीरियड में, पाँचवें और छठवें में। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं पर्टिकुलर पीरियड्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा कथन सही है, ये पूछा है। ध्यान से देख लिया करिए कि करेक्ट पूछा है फिर नॉट करेक्ट पूछा है। देखिए होता क्या, कई बार क्या अक्सर ही होता है, सभी के साथ होता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हो तो पता चलता है अरे यार ये नहीं देखा यार, वो नहीं देखा यार, ये सिली मिस्टेक देखिए सबके साथ होती हैं और वो होंगी, ठीक है, वो ठीक है हो रही हैं, लेकिन उसको आप जितना कम कर सकते हैं उतना आपके बेनिफिट में रहेगा, ठीक है। तो उससे ये होगा कि जो आपको कम चीज़ें आती हैं उसमें आप बेटर परफॉर्म कर पाओगे, है ना। ये सबके साथ होता है कि यार ये छूट गया, वो नहीं आया, सिली मिस्टेक्स। तो उसको अवॉइड करने का एक तरीका यही है कि जब भी आप एग्ज़ाम कर रहे हैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें। कई लोगों के साथ ये होता है कि तुरंत फ्यूचर में चले जाते हैं। उस टाइम पे फ्यूचर का बड़ा मतलब कि यार जैसे कि थोड़ा सा सही नहीं हो रहा तो यार क्या होगा, हमने तो ये सोचा तो ये हो जाएगा, अगर बहुत अच्छा हो रहा है तो यार ये हो जाएगा, अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, अब तो रिश्ते ही रिश्ते आएंगे, अब तो वो मान जाएगी, ठीक है। तो इस तरह के ख्याल आने लगते हैं। तो वो ख्याल अगर आपको आएंगे तो फिर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रख पाएंगे और वहीं पे आपके लिए जो है कहीं ना कहीं गलती आप कर बैठेंगे। तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड अगर हम बात करें एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, ये बात गलत है, डिक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेज अक्रॉस अ पीरियड, बिल्कुल, एंड इंक्रीजेज डाउन अ ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल, ये बात बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस? इनमें से सबसे बड़ा किसका परमाणु त्रिज्या होगी? बेरिलियम, लिथियम, नाइट्रोजन या फिर कार्बन? एटॉमिक रेडियस, अब हमें पता है बेरिलियम यहाँ पे, ठीक है, लिथियम उससे पहले, लिथियम बेरिलियम, है ना। याद करो हलीना कब्र से फरार, बेटा मांगे कार्तियो। फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है, नहीं एल्कली मेटल, ये सेकंड ग्रुप के नहीं एल्कलाइन अर्थ मेटल। फिर आती है हमारी कार्बन फैमिली, फिर आती है हमारी नाइट्रोजन फैमिली जिसको हम निक्टोजन के नाम से जानते हैं। तो हमें पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस घटती है, साइज़ घटता है, डिक्रीज होता है। दैट मीन कि सबसे बड़ा लिथियम का होगा, आई थिंक इसका 117 पिक्टोमीटर इसका रेडियस होता है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज़ दी पोजीशन ऑफ नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल? नॉन मेटल्स आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में? ये आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? लेफ्ट साइड में होते हैं मेटल, राइट साइड में होते हैं नॉन मेटल, ऑन दी ऑप्शन नंबर बी, ऑन दी राइट साइड। Why does the effective nuclear charge experienced by the valence electrons decreases down the group?
न्यूक्लियर चार्ज क्यों ऊपर से नीचे जाने में घटता रहता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉनों द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी परमाणु आवेश समूह में नीचे जाने की ओर क्यों कम होता है? तो हमने पढ़ा था इसलिए कम होता है बिकॉज नीचे जाने में हमारी नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाती है, और क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ती जाती है तो न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो घटता जाता है। एलिमेंट इनर्ट, कोई लॉजिक नहीं है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस नहीं, फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस। इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार द इनर मोस्ट नहीं, इनर मोस्ट तो हमेशा पास ही होगा ना सबसे इनर मोस्ट वाला। तो द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं सिमिलर और कंट्रास्टिंग ऑप्शन है कि नहीं, ठीक है, सिमिलर और कंट्रास्टिंग। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर फार्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिक दूर होते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 3 to 12 आर कॉल्ड डैश एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट। समूह 3 से 12 तक के तत्वों को किस नाम से जाना जाता है? 3 to 12, 3 से 12 वालों को हम क्या बोलते हैं? यहाँ से 1 और 2 को बोलते हैं एस ब्लॉक, यहाँ वालों को बोलते हैं पी ब्लॉक, यहाँ वालों को बोलते हैं डी ब्लॉक। ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ से जो हमारे लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स निकले थे इनको हम बोलते हैं एफ ब्लॉक, इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक या फिर इनर ट्रांजिशन मेटल्स। 14th नंबर है, मैच द कॉलम ए विद द कॉलम बी, इसको कर लो, ठीक है। कॉलम बी है ये, कॉलम ए और ये कॉलम बी, जल्दी से बताइए। तो हमारा जो सोडियम है वो एल्कली मेटल है, ए हो जाएगा। मैग्नीशियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, कॉपर हमारा ट्रांजिशन मेटल है, और हीलियम जो 18th ग्रुप या फिर उसी को हम 0 ग्रुप भी बोलते हैं वो है तो ACBD, ACBD ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। द मास नंबर ऑफ टाइटेनियम इज, तो टाइटेनियम का मास नंबर कितना होता है और कितने क्वेश्चन है? तो टोटल आई थिंक 30 के राउंड क्वेश्चन है, 30 से 35 तक है आपके, ठीक है। तो अगर हम टाइटेनियम की अगर बात करें तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 22 होता है, 22 एटॉमिक नंबर होता है, बट एटॉमिक मास की यहाँ पे बात हो रही है। तो मास की हो रही तो समथिंग कुछ डबल के अराउंड होगा, बट ये 22 है, ये भी आपका एक एक्सेप्शन यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका 47.78 होगा, ऑप्शन नंबर डी, 47.78 इसका एटॉमिक वेट होता है टाइटेनियम का, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, द मास नंबर ऑफ पोटेशियम इज, यानी कि जो पोटेशियम उसका द्रव्यमान संख्या कितनी है, मास नंबर। तो पोटेशियम आसान आई थिंक, ठीक है, 19 उसका एटॉमिक नंबर होता है, और 19 में 2 करके एक जोड़ देंगे तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 40, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ लेड, एटॉमिक नंबर ऑफ लेड पूछा है 81, 78, 82 या फिर 79। क्या चीज़ यहाँ पे 44 नहीं होगा यार, इसमें 47 ही होगा, ठीक है। मुझे पता है आपने वो सीधे डबल वाला फॉर्मूला लगाया, बट इसमें वो गलत है, वो भी एक एक्सेप्शन आप मान सकते हो। टाइटेनियम का 47.78 ही होगा, ठीक है। लेड की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 82 इसका एटॉमिक नंबर की यहाँ पे बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एटॉमिक नंबर ऑफ 87, 87 में से किसका एटॉमिक नंबर है? ऑप्शन आपके सामने फ्रांशियम, सीजियम, लिथियम या फिर रुबीडियम। आंसर फ्रांशियम होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये आपका फर्स्ट ग्रुप का ही एलिमेंट है अगर आपको याद हो तो। हलीना कब्र से फरार, तो फरार से आपका ये फ्रांशियम ही था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स एंड देयर सिंबल्स इज इनकरेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ एलिमेंट और यहाँ पे लिखा हुआ उसका सिंबल। तो आई थिंक काफ़ी आसान है। फॉस्फोरस का पी होता है, पोटेशियम का के होता है, ये पीओ होता है पोलोनियम का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच केमिकल एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 31, एटॉमिक नंबर 31 किसका होता है? तो ऑप्शन है आपके एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम या फिर थैलियम। तो सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर बी, गैलियम, ठीक है। गैलियम और सीजियम हमने पढ़ा था कि इनको हाथ पे रखने में ये पिघल जाते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। मरकरी तो रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड होता है, बट गैलियम और सीजियम बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हथेली पे रखने में मेल्ट होने लगते हैं। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एज पर मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, कार्बन का एटॉमिक नंबर, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा आपका? 6, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करिए। अगला है, व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 12, 4, 1 या फिर 14। तो हाइड्रोजन का बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन में कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों सेम होता है, 1। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो क्रोमियम हमारा एक ट्रांजिशन मेटल होता है और इसका एटॉमिक नंबर अगर बात करें 24, 18, 21, 19 में ऑप्शन नंबर ए 24 सही आंसर होगा, ठीक है, 24। अगला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट्स या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैज़ एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 1 किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है, ऑप्शन नंबर ए। विच केमिकल एलिमेंट डज Fe स्टैंड फॉर? Fe का मतलब क्या होता है? बहुत आसान सा है, Fe का मतलब होता है आयरन, ऑप्शन नंबर डी।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल केमिकल एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। नोबल कौन सा है इसमें, नोबल गैस, तो याद करो नेहा, ठीक है, हेमा और नेहा, तो नेहा से हमारी नियॉन, ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो सल्फर का ऑक्सीजन का होता है 8 और सल्फर का होता है 16, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ये किसका होता है, फॉस्फोरस का, ये किसका होता है, नाइट्रोजन का, और 18 किसका होता है बताएंगे जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वेयर इज सोडियम लोकेटेड इन द पीरियोडिक टेबल। सोडियम कहाँ पे आवर्त सारणी में आपको देखने मिलेगा, बॉटम ऑफ द टेबल, टॉप एट, ऑन द राइट साइड या फिर ऑन द लेफ्ट साइड। तो सोडियम हमारा एक मेटल है और काफ़ी रिएक्टिव मेटल है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, ऑन द लेफ्ट साइड। सोडियम को हम कहाँ पे रखते हैं, बिकॉज ये काफ़ी रिएक्टिव होता है, हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज़, कैटरीना ने कार मांगी, याद आ रहा है आपको, कैटरीना ने कार मांगी और कैटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोज एंड फरारी, उस तरह से हमने पूरी रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद किया है पहले ही। तो सोडियम हम इसको रखते हैं केरोसिन बॉटल्स में, ठीक है, या फिर केरोसिन ऑयल में, बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव होता है और रिएक्शन जो होती है हाईली एक्सोथर्मिक, उसमें छेपी होती है। व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका डबल कर देंगे 16, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ एलिमेंट लेड, लेड का सिंबल क्या होता है, सल्फर का, सिल्वर का, लेड का, ऑप्शन नंबर सी, जिसको हम सीसा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, और के पोटेशियम होता है। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ बोरॉन, बोरॉन की वैलेंसी पूछिए। बोरॉन की अगर हम बात करें वैलेंस, अगर हम बात करें वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास 5 होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास 5 होते हैं, एटॉमिक नंबर इसका 7 होता है, अब 7 होता है तो 2,7 इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है, सॉरी 2,5, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, इसको कितने इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता है, 3, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा 3, और यही इसकी वैलेंसी हो जाएगी। इसकी वैलेंसी जो है किसके साथ रिजेंबल करती है, जो हमारे ये एल्यूमिनियम वगैरह हैं जो ग्रुप 3 से बिलोंग करते हैं, ठीक है, बिकॉज उनको 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होते हैं। विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 इज अ सॉफ्ट मेटल, Group 13 is a soft metal with a low melting point and is widely used in doping semiconductors and producing solid state devices such as transistors। तो हम डोपिंग के लिए यूज़ करते हैं और आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर एल्यूमिनियम, बोरॉन, थैलियम और गैलियम में ऑप्शन नंबर डी, गैलियम इसका सही आंसर होगा, ठीक है। डोपिंग क्या होती है, डोपिंग का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज़ में किसी चीज़ को डालना, ठीक है, यूज़ करना किसी सब्सटेंस को किसी भी चीज़ में। अब डोपिंग ये तो हम यहाँ पे सेमीकंडक्टर्स में टेक्नोलॉजी में बात कर रहे हैं, डोपिंग आपकी स्पोर्ट्स वगैरह में भी है ना, डोपिंग वगैरह होती है, कोई ड्रग्स वगैरह जब ले लेता है तो, ठीक है। अगला, इन विच ग्रुप आर दी नॉन मेटल्स प्लेस्ड इन अ वर्टिकल कॉलम ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। नॉन मेटल्स वर्टिकल कॉलम में राइट साइड में, ग्रुप 1 एल्कली मेटल लेफ्ट साइड, एल्कलाइन अर्थ मेटल लेफ्ट साइड, ग्रुप 3 ये भी आपके मेटल्स होते हैं, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप 17 जो कि हमारे नॉन मेटल्स होते हैं। 34th, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एलिमेंट, तो क्वेश्चन चलो 40 तक करेंगे, जितने भी आगे होंगे फिर आपका होमवर्क होगा, ठीक है, 40 तक क्वेश्चन करेंगे और जितने आगे होंगे वो आपका होमवर्क। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड इन दी सेम ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। सेम ग्रुप में इसमें कौन इंक्लूडेड है, ये नियॉन है, यानी कि इनर्ट गैस है, ये ऑर्गन एक इनर्ट गैस है, बिल्कुल सही बात है, बट ये एक आपका एल्कली मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, गलत बात हुई। ये आपकी एक इनर्ट गैस है, ये एल्कली मेटल है, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये एल्कली मेटल है, गलत हो गया। हाइड्रोजन आपका फर्स्ट ग्रुप 1A, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप पे बोल सकते हैं। लिथियम मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप होगा, ये भी गलत हो गया। ली ना कब्र से फरार, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एलिमेंट इज इंक्लूडेड इन द लेफ्ट मोस्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, यानी कि किस प्रकार का तत्व आवर्त सारणी में सबसे बाएं समूह में शामिल है। बाएं में, सबसे बाएं में, यानी एक्सट्रीम मोस्ट लेफ्ट बोल रहा है, तो एक्सट्रीम मोस्ट लेफ्ट मतलब फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है, यानी एल्कली मेटल्स की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, विच ग्रुप इज ऑन द सेकंड कॉलम फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड में आपसे पूछ रहा है कौन होता है इन दी पीरियोडिक टेबल दैट कंटेन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिडाइन, तो 18th ग्रुप होता है, ये 17th ग्रुप होता है, इसको हम बोलते हैं हेलोजेंस, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ग्रुप 17। 37th, आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू विच कोबाल्ट बिलोंग्स, तो कोबाल्ट किस ग्रुप से बिलोंग करता है ये आपसे पूछ रहा है, 6 से, 9 से, 5 से, फिर 7 से। तो अगर आप इसका ग्रुप मेजर करेंगे तो कोबाल्ट अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो तो काफ़ी राइट साइड में था, आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप नंबर 9 से बिलोंग करता है कोबाल्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, ये क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट आर नॉन रिएक्टिव, मोनो एटॉमिक विद एक्सट्रीमली लो बॉइलिंग पॉइंट, रिएक्टिव नहीं है, मोनो एटॉमिक भी है और लो बॉइलिंग पॉइंट है। चलिए बॉइलिंग पॉइंट से तो अपना आप नहीं बोल सकते हो कि ठीक है ये है, लेकिन फिर भी नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं कर रहा और मोनो एटॉमिक है, क्या होगा, ग्रुप 18 होगा, जिसको हम ग्रुप 0 के नाम से जानते हैं, है ना। हेमा, नेहा और करीना जीते रहना, तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब क्या है, मोनो एटॉमिक है, यानी कि आपको ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में से He2, Ne2 ऐसे करके नहीं मिलेंगे। विच एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13 ऑफ द पीरियोडिक टेबल लिक्विफाइज जस्ट अबव रूम टेम्परेचर, इट लिक्विफाइज जस्ट अबव रूम टेम्परेचर, गैलियम, इंडियम, थैलियम या फिर एल्यूमिनियम, तो जस्ट अबव रूम टेम्परेचर ये होता है आपका गैलियम, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा,
ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द ग्रुप 16 एलिमेंट। ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट में कितने आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 16, ग्रुप 16 में भाई 6 होंगे। ये हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली की। ऑक्सीजन फैमिली में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 लेने की छूटता रहेगी, यानी कि वैलेंसी इनकी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी वैलेंसी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब जितने भी क्वेश्चन हैं आप खुद से करेंगे, जैसे कि ये वाला, ठीक है। अमंग द गिवन एलिमेंट विच कम्स फर्स्ट इन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट, एकदम बेसिक से क्वेश्चन है, इनको आप खुद से करेंगे। जैसे कि मैचिंग करवाना है, सिंपल एल्कली मेटल 1, एल्कलाइन अर्थ मेटल 2, हेलोजन आपका 17। अच्छा वैलेंसी पूछी क्या? ग्रुप नंबर इन द, अच्छा तो यहाँ पे एक को 17 कर लो, ठीक है, तभी यहाँ पे हेलोजन वाला फिट बैठेगा, ठीक है। ठीक, तो आपको बस मैचिंग करवाना है इसमें। 57 से 71 क्या होंगे? लैंथेनाइड होंगे, एकदम ख़त्म से सवाल है, ठीक है। अब ये डिमिट्री मेंडलीव क्रिएटेड, तो विच सिंथेटिक एलिमेंट, बताओ कौन सा एलिमेंट है जो मेंडलीव जी के नाम पे, मेंडलीवियम अभी बताया 101, ठीक है। 106 क्या, जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। मतलब आसान से क्वेश्चन है। टोटल कितने क्वेश्चन है देख लेते हैं। 51, 52 है, 40, मतलब 10 क्वेश्चन, 10-12 क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। 106 होता है आपका सीबॉर्जियम, ठीक है, सीबॉर्जियम। तो ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। चलिए ये क्या है? वही जो मैं बोल रहा था, जो क्वेश्चन, चलो इसको भी कर ही लेते हैं बिकॉज अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगा वही सेम टाइप के रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैंने नहीं करवाया, तो ये कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल व्हाट वाज द एटॉमिक मास ऑफ एका एल्यूमिनियम व्हिच वाज लेटर रिप्लेस्ड बाय गैलियम। तो मैं आपको जब पढ़ा रहा था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि नहीं? मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि किस तरह से, मतलब इन्होंने बहुत ब्रिलियंट थे और इन्होंने कुछ गैप्स छोड़ दिए थे जिनको इन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था कि आगे जाके ये एलिमेंट मिलेगा जिसका एटॉमिक मास ये होगा। तो इन्होंने एका एल्यूमिनियम का प्रेडिक्ट किया था, ऑप्शन नंबर C68। एका एल्यूमिनियम बाद में गैलियम निकला, एका बोरॉन आपका बाद में क्या निकला? सिलिकन। और ये किसका कितना था? 44 था, ध्यान रखना। एटॉमिक, या वही मैं बोल रहा हूँ कि एटॉमिक मास सॉरी एटॉमिक मास काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो एका बोरॉन का 14 और इसी तरह एका जो आपका सिलिकन है वो निकल के आया उसका 72, जो बाद में क्या निकल के आया? जर्मेनियम निकल के आया, ठीक है। जर्मेनियम चल क्यों नहीं रहा ये? चलो जर्मेनियम, ठीक है, जर्मेनियम निकल के आया। और एका बोरॉन का 44 और ये बाद में निकल के आया क्या? स्कैंडियम, ठीक। चलिए अब यहाँ पे जितने भी हैं वो आप खुद से करेंगे और उम्मीद करता हूँ जो मैं क्वेश्चन करने के लिए देता हूँ आप करते भी होंगे। और किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। सर एक बार बोरॉन और पोटेशियम वाला क्वेश्चन रीचेक कीजिए। क्वेश्चन नंबर बताइए। अब हमें थोड़ी ना पता है कौन सा बोरॉन और पोटेशियम वाला है। क्वेश्चन नंबर बताइए एक बार। ये बता दो कौन से एलिमेंट याद करने हैं। बताया तो भाई कि 1 से लेके 30 तक आपको याद करना है। 1 से लेके 30 तक आपको याद करना है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा और आपका जो सीबॉर्जियम है और मेंडलीवियम है उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बताइए। पोटेशियम एटॉमिक नंबर बिल्कुल 19 होता है। सर चार्ल्स लॉ बॉयल्स लॉ भी पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें नहीं। और परसों आपका, हाँ परसों नहीं सॉरी कल इसी टाइम आपका केमिस्ट्री का 1 शॉट लेक्चर होगा, ठीक है। कल इसी टाइम हम पूरी केमिस्ट्री को रिवाइज करने वाले हैं, तो सभी लोग टाइम पे आ जाएंगे कल ठीक है, टाइम पे आ जाएंगे सभी लोग। तो 39 मार्क्स नंबर। सर कौन सा क्वेश्चन तो बताओ, क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन देखना पड़ेगा कौन सा है जिसकी बात कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर नहीं बता रहे आप लोग। कहाँ है? कोई पोटेशियम है भाई यहाँ पे, कोई है। अच्छा ये क्या है? मास नंबर ऑफ पोटेशियम। ओके इसका 39 होगा, ठीक है 39 होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए,
ठीक ठीक 39 होगा, 39 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, उसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, होता तो 39.1 है अगर प्रिसाइजली बात करें, बट ठीक है, ये भी आपका एक तरह का एक्सेप्शन या बोल सकते हो। यहाँ पे 19 है, बट ओके 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 ठीक है, हाँ सही तो है। पोटेशियम का आपका एटॉमिक नंबर 19 होता है ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जेड का तो 19 होता है ना, तो 19 इंटू 2+1, ठीक है, मैंने 19 इंटू 2+2 कर दिया था आई थिंक, तो 40 लगा दिया था, इसका 39 ही होगा बिल्कुल, ठीक है, 2Z+1। और किसी कोई डाउट, और कुछ डाउट किसी का? क्वेश्चन 31 में डाउट है, क्या डाउट है, रुको एक सेकेंड क्या पूछा है क्वेश्चन ने, व्हाट इज़ दी वैलेंसी ऑफ बोरॉन? तो 2,3 होता है इसका एटॉमिक नंबर, 5 होता है एटॉमिक नंबर, 2,3 होगा इसका वो, एक सेकेंड 2,3 हो जाएगा इसका वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3 आएगी वैलेंसी, ठीक है। अच्छा मैंने वो 7 आई थिंक लिख दिया था, ओके ठीक है। सर अगला टॉपिक अब कल हम लोग वन शॉट करेंगे, ठीक है कल वन शॉट करेंगे, और एक चैप्टर है केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला चैप्टर, तो आप वन शॉट में कल आ जाइएगा, वहीं पे मैं आपको करवा दूंगा, बिकॉज कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। जिस तरह से हम लोगों ने ये सारी टाइप ऑफ रिएक्शन देख ली हमने, डिस्प्लेसमेंट हो गई, रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, कुछ इक्का दुक्का चीज़ें हैं, तो एक्सोथर्मिक हमने देख लिया, एंडोथर्मिक हमने देख लिया, हमें सब पता चल गया है, तो कल वन शॉट में ये आपका ख़त्म करवा दूँगा, ठीक है, राइट। और किसी कोई डाउट? चलो तो थैंक यू सभी को। बाकी ये PDF आपको मिल जाएगी, जो लोग बैच में एनरोल्ड होंगे तो उनके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। और अभी तक आपको नोट्स नहीं मिल रहे थे, हैंड रिटन नोट्स, जितने भी आपके नोट्स पेंडिंग थे वो आज से मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, बिकॉज जो आपके नोट्स बनाते थे, जैसे मैंने बताया था, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, हॉस्पिटल में डिस्चार्ज थे, इसी वजह से अब वो वहाँ से मतलब हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो अभी वो डिस्चार्ज हो चुके हैं हॉस्पिटल से, और इसीलिए अब आपको आपके जो पेंडिंग सारी चीज़ें नोट्स हैं, जो टेस्ट है केमिस्ट्री का इन दी एप्लीकेशन, वो सब आपको भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड सॉरी फॉर दैट inconvenience caused to you. All right, thank you.